हेलो एवरीवन, मैं कुणाल शुक्ला, आपका मेरे चैनल यूपी टेट ऑफिशियल्स में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट के टॉप मोस्ट क्वेश्चन। जी हाँ फ्रेंड्स, जो यूपी टेट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं या आगे पूछे जाने वाले हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वहाँ पे। तो हम सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे बाल विकास के क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन बाल विकास का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पे अपना टेस्ट के रूप में भी इस वीडियो को देख सकते हो, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए और पता चल जाए किस जो लेवल है यूपी टेट का वो क्या है, और आप कितना क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो या कितनी जल्दी आप कितना राइट आंसर यहाँ पे आप अपना चेक कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। लेट्स सी, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने जिन पियाजे के बारे में सुना होगा, एक बेहतरीन मनोवैज्ञानिक हैं, तो साइकोलॉजिस्ट हैं। तो यहाँ पे बताना है कि पियाजे, जो जिन पियाजे थे मनोवैज्ञानिक, वो किस चीज़ के लिए अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन आपके पास है, भाषा विकास है, यौन विकास है, या फिर संज्ञानात्मक विकास है, या फिर डी ऑप्शन जो लास्ट है आपका, सामाजिक विकास है। तो आप लोग अपना करेक्ट आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि जिन प्याजे जो हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए के हिसाब से भाषा के लिए जाने जाते हैं, यौन के लिए जाने जाते हैं, संज्ञानात्मक के लिए जाने जाते हैं, या फिर सामाजिक के लिए फ्रेंड्स जाने जाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं दिखा दे रहा हूँ। ये 2016 में आयोजित हुआ था पेपर, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, पियाजे किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक विकास। जी हाँ फ्रेंड्स, जो पियाजे थे वो मुख्य रूप से किसके लिए जाने जाते थे, तो वो सिर्फ और सिर्फ संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते थे। यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास से मतलब है आपका संज्ञान, यानी कि ज्ञान के विकास, यानी कि जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, आपके ज्ञान का जो डेवलपमेंट होता है, उसके लिए ये जो पियाजे थे वो जाने जाते हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। संज्ञानात्मक विकास की इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी बताई थी? पहली थी संवेदी पेशी अवस्था। ठीक है, संवेदी पेशी अवस्था की जो उम्र थी वो क्या थी, जन्म से 2 वर्ष। क्या थी, जन्म से 2 वर्ष जो अवस्था होती है वो कैसी होती है, वो संवेदी पेशी अवस्था होती है। दूसरा, इन्होंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताई थी, जो जिसकी एज क्या थी, 2 से 7 साल। मतलब जो 2 से 7 साल का बच्चा होता है वो कौन सी अवस्था में आता है, वो आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तीसरी इन्होंने बताई थी, तीसरी जो अवस्था बताई थी संज्ञानात्मक विकास की, इन्होंने जो थर्ड थी वो कौन सी थी, प्राप्त ठोस संक्रियात्मक अवस्था। जी हाँ फ्रेंड्स, जो तीसरी अवस्था बताई थी वो क्या, कौन सी थी, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज क्या थी, 7 से 12 के बीच में आती है। 7 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं वो ठोस संक्रियात्मक अवस्था के श्रेणी में आते हैं फ्रेंड्स। तो ये तीसरी अवस्था थी। जो चौथी थी वो क्या थी, और जो फ्रेंड्स जो चौथी अवस्था थी संज्ञानात्मक विकास की, वो कौन सी थी, औपचारिक अवस्था, जो जिसकी जो उम्र सीमा थी वो थी 12 से वयस्क तक में जो श्रेणी के बालक आते हैं, 12 से 18 के बीच में, वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में श्रेणी में आते हैं फ्रेंड्स। तो ये ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे मैंने डिटेल एक्सप्लेन कर दिया, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हैं। और आप चाहे तो नेट से भी ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से आपको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं इसको। इस सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण यानी कि ट्रांसफर दूसरे भाग में हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं। अब भैया ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मतलब आपने कहीं देखा नहीं होगा जल्दी। तो ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही टफ क्वेश्चन में आता है। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन में क्या है, ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं, या फिर क्षैतिज अंतरण कहते हैं, या फिर द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको दिमाग नहीं लगाना है, तुरंत ऑप्शन सी पे जाना है, द्विपार्श्विक अंतरण। ठीक है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, ट्रांसफ़र की बात हो रही है। जब ट्रांसफ़र की बात होती है तो ट्रांसफ़र किस में होता है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र होता है ना। तो द्विपार्श्विक अंतरण यहाँ पे 2 आ रहा है, जब 2 चीज़ें होंगी तभी तो भैया ट्रांसफ़र पॉसिबल है।
तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाता है। और ये इसलिए राइट आंसर है यहाँ पे फ्रेंड्स, क्योंकि जो द्विपार्श्विक अंतरण का मतलब यही होता है, जैसे आपने एक हाथ से कोई चीज़ सीखी और उसका मतलब जो फ़ायदा है वो आपको दूसरे हाथ से मिल रहा है, तो इसका फ़र्क होता है। इसी को हम कहते हैं द्विपार्श्विक अंतरण। मतलब कोई कौशल आपने एक अंग से ग्रहण किया और उसी कौशल का यूज़ आप दूसरे अंग से कर रहे हो, तो उसे क्या बोलते हैं, द्विपार्श्विक अंतरण बोलते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही आसान शब्दों में इसे यही बोला जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द्विपार्श्विक अंतरण। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 पे आपको मैं ले चलता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं, ये बताना है। तो भैया ये तो मूर्ख से मूर्ख इंसान भी इसको बता देगा कि भैया जो दिए हुए प्राप्तांक के मतलब दिए हुए जो आपको अंक समूह है उसमें से जो सबसे बहुधा यानी सबसे अधिक बार जो नंबर आता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुलक। इंग्लिश में बहुलक को क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। ठीक है, जो वर्ड मतलब जो नंबर आपका बहुत बार रिपीट होता है उसे हम बहुलक कहते हैं। तो ये क्वेश्चन उतना ज़्यादा खास नहीं था बहुत ही, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप लोग इस टाइप के मतलब इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको भी करते रहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है, देखते हैं इसे। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत एक सिद्धांत था जिसका प्रतिपादन किसने किया था, स्किनर साहब ने किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी पूछी जाती है। सिद्धांत पे बेसिस क्वेश्चन कम से कम आपको 3-4 देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बी.एफ. स्किनर ने किया था। इंग्लिश में बी.एफ. स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था फ्रेंड्स। इस तरह के क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना, इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। हाँ, तो 5th क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एल्बर्ट बंडूरा जो है निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, एल्बर्ट बंडूरा, इस अजीब टाइप के नाम इस तरह के आपको मिल जाएंगे। ये भी एक मनोवैज्ञानिक थे एल्बर्ट बंडूरा, और इन्होंने क्या उपलब्धि इनकी थी, क्या इन्होंने कमाल किया था वो भी देख लेते हैं। इन्होंने कौन सा सिद्धांत बनाया था ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बताना है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत बनाया था, या फिर व्यवहारात्मक सिद्धांत बनाया था, या फिर विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत इन्होंने दिया था, या फिर विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप लोग गलती नहीं करनी है। सिर्फ जब भी ये नाम आएगा एल्बर्ट बंडूरा का, तो आपको किस पे जाना है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत पे जाना है। ठीक है, किस पे जाना है, ऑप्शन नंबर ए पे जाना है। ठीक है, इधर उधर नहीं भटकना है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत एक ही सिद्धांत था जो एल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। और ये कब दिया था, इस मतलब जो ये सिद्धांत था सामाजिक अधिगम सिद्धांत, वो दिया था इन्होंने 1969 और 1971 के बीच में दिया था। तो डेट वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग याद कर लीजिए। 1969 से 1971 के बीच में एल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गई सभी लोगों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था भैया। बहुत ही अव्वल दर्जे का क्वेश्चन है भैया, इतना आसान क्वेश्चन ये है नहीं यहाँ पे, जितना आसान ये दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पगला जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ही इस टाइप का है। क्योंकि इस जो मानसिक आयु से है मतलब कई सारी चीज़ें बुक्स में आपको अलग अलग जगह अलग अलग साइंटिस्ट या मनोवैज्ञानिक के नाम मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एकदम सटीक जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाक से अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था। तो मानसिक आयु का जो प्रत्यय दिया था वो किसने दिया था, बिने साइमन ने दिया था। किसने दिया था, बिने साइमन ने दिया था। ठीक है, तो कब दिया था, तो 1905 में दिया था। ये डेट आप लोग याद रख लीजिए। तो क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था, बिने साइमन ने दिया था। और कब दिया था, 1905 में। मानसिक आयु का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, जो प्रत्यय दिया गया था, वो किसने दिया था, बिने साइमन ने 1905 में दिया था। और रही बात जो टर्मन थे, इन्होंने भी जो टर्मन थे, इन्हें टर्मैन भी कहीं कहीं पढ़ा जाता है, लेकिन हम लोग टर्मन ही पढ़ेंगे यहाँ पे। टर्मन जो थे इन्होंने 1916 में आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंट कोशेंट नाम बदल के मानसिक आयु का जो मानसिक आयु की जगह इंटेलिजेंट क्वेश्चन आईक्यू कॉन्सेप्ट दिया था, आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने। तो ये डेट भी हम लोग याद रखेंगे। 1916 में इन्होंने टर्मन ने चेंज करके आईक्यू का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे दिया था।
और 1905 में विनय साइमन ने मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, दोनों चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हम लोग को समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है भैया। तो भैया नहीं है पूछा है, तो क्वेश्चन को भी कई बार हम लोग गलत पढ़ लेते हैं, उससे क्या होता है हम लोग क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे हमें गलत वाला आंसर यहाँ पिकअप करना है, क्योंकि यहाँ पे नहीं है बोला गया है क्वेश्चन में। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे और ऑप्शन को सही से पढ़ेंगे एक एक करके। तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। भैया जो थॉर्नडाइक थे यहाँ पे हमारे जो मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक थे, सभी लोगों को पता होगा, यहाँ पे जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने 3 नियम दिए थे, ठीक है। कौन कौन से नियम दिए थे? तत्परता का नियम दिया था, प्रभाव का नियम दिया था और अभ्यास का नियम दिया था। तो इसमें तनाव का नियम ऑप्शन बी हमारा ये जो नियम है वो कोई नियम नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इसको छोड़ते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा नहीं था उतना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। जस्ट सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, डैश संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किसका प्रयोग किया था? भैया संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत पर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुत्ते पर। जो कुत्ते पर इन्होंने क्या किया था, पावलोव ने प्रतिक्रिया सिद्धांत का या फिर अनुकूलन सिद्धांत का, संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत का जो प्रयोग किया था पावलोव ने किस पे किया था? कुत्ते पर किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया भैया। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो भैया सूझ के द्वारा, यानी कि सूझ के द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया कोहलर साहब ने। ऑप्शन बी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब कोई भी कार्य है उसको आप अगर कर रहे हो और मतलब कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हो उस पर, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको प्रेरणा कहेंगे, संवेदना कहेंगे, सीखना कहेंगे या प्रत्यक्षीकरण कहेंगे फ्रेंड्स। तो इस हिसाब से जो कोई भी कार्य होता है, अगर हम लोग कोई भी कार्य करते हैं उसको जारी रखते हैं, उसको नियमित करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? हमें सीखना, उससे हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विस्मृति कम करने का उपाय क्या है भैया? तो विस्मृति यानी कि भूल जाना। विस्मृति का मतलब होता है मतलब किसी भी चीज़ को हम लोग जल्दी भूल जाते हैं तो उसे विस्मृति कहते हैं। तो इसको कम कैसे किया जा सकता है? इसको कम करने का बस एक ही उपाय है, पाठ की पुनरावृत्ति करना। अगर हम किसी पाठ को बार बार पढ़ेंगे, उसको रिपीट करके पढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी जो भूलने की आदत है वो कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है यहाँ पे, क्रोध व क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्रोध व भय प्रकार है भैया। क्रोध यानी गुस्सा और जो डर होता है वो किस चीज़ के प्रकार होते हैं? इससे अभिप्रेरणा मिलती है, संवेग के होते हैं, या परिकल्पना हो जाती है, या फिर मूल प्रवृत्ति कहलाती है। तो भैया क्रोध, भय और प्रसन्नता ये सारे क्या है? एक तरीके संवेग हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना। भैया दूसरे व्यक्ति की नकल करने को क्या कहते हैं? हम अनुकरण कहते हैं, ठीक है। तो दूसरे व्यक्ति की बाह्य व्यवहार की नकल करने को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुकरण बोलते हैं यहाँ पे। तो कल्पना नहीं होगा, ये सारे ऑप्शन आपके यहाँ से रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? यदि आपका जो पूर्व ज्ञान है, यानी कि आपका जो पहले से लिया हुआ ज्ञान है, या फिर और जो आपका मतलब पूर्व एक्सपीरियंस है, पूर्व अनुभव है, वो अगर नए प्रकार के मतलब चीज़ों को सीखने में सहायता करता है तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक प्रशिक्षण कहते हैं, या फिर सकारात्मक कहते हैं, या फिर प्रशिक्षण कहते हैं, स्थानांतरण, या फिर सीखना कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से एकदम करेक्ट हो जाएगा, प्रशिक्षण स्थानांतरण। ठीक है, आपने पहले प्रशिक्षण ले लिया किसी चीज़ का और उसको आप क्या कर रहे हो, उसको आप उपयोग कर रहे हो किसी दूसरी जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को क्या बोलते हैं? प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं इसका। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? कोई बात आपने सीख ली और आप उसको स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने में असफल हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विस्मृति, ठीक है। किसी भी सीखी हुई बात को अगर आप भूल जाते हो जल्दी तो उसको क्या बोलते हैं? वो उसको विस्मृति बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका
राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टर्मन के अनुसार। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, टर्मन के अनुसार 90 से जो 100 की बुद्धि लब्धि का बालक क्या माना जाता है। तो भैया टर्मन के अनुसार जो है 90 से 110 के बीच का जो बालक होता है वो सामान्य बुद्धि का बालक माना जाता है। तो इन ऑप्शंस में से हमें सामान्य बुद्धि सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो हॉल एक साइंटिस्ट थे या मनोवैज्ञानिक थे, आप कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। हॉल का जो सिद्धांत है वो निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। चार ऑप्शन है आपके पास बड़े बड़े, बुद्धि की प्रकृति, या फिर मूल्यों का विकास, या फिर किशोरों का ज्ञान, या फिर अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका। तो फ्रेंड्स हॉल का सिद्धांत के हिसाब से अगर हम लोग जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, किशोरों का मनोविज्ञान। ठीक है, जो हॉल का सिद्धांत है वो किस पे बेस्ड है, वो किशोरों के मनोविज्ञान पे फोकस्ड है या उस पर बेस्ड है, हम लोग कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 फ्रेंड्स हमारा कह रहा है कि मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया है। तो भैया एक ही आदमी ने महत्व दिया है, किसने दिया है। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया है। तो भैया फ्राइड साहब ने। ठीक है, सिगमंड फ्राइड इनका पूरा नाम है, यहाँ से आप लोग जान सकते हैं। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास की जब बात आएगी तो आपका ऑप्शन क्या क्या सही होगा। मनोलैंगिक विकास की जब बात आएगी तो सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास आपका दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कह रहा है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ से इसको स्टार मार्क आप कर सकते हो। मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला थी, ठीक है, उसको किसने स्थापित किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, इसको हमें करना ही होगा। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। तो डब्ल्यू वुंट ने। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम लोग इससे ले सकते हैं, WWNT इनका नाम है। डब्ल्यू वुंट ने क्या किया था, जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी, और ये कब की थी, 1920 के लगभग इन्होंने की थी प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 क्या कह रहा है। हाँ, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। जो गेस्टाल्ट थे मनोवैज्ञानिक, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने किसकी आधारशिला यहाँ से रखी थी। तो भैया ये चार बड़े बड़े ऑप्शन हैं, तो मैं आपको राइट आंसर बता दे रहा हूँ। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की जो आधारशिला किसने रखी थी, आपके मैक्स वर्दिमर ने थी। और इसमें कोहलर भी शामिल थे और भी इसमें मनोवैज्ञानिक शामिल थे, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैक्स वर्दिमर जो थे, इन्होंने गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है हमारा, संघनन सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है। भैया संघनन सिद्धांत, संघनन का मतलब होता है किसी चीज़ का आप किसी चीज़ को आप स्टोर कर रहे हो इस हिसाब से। तो स्टोर करने वाली क्या चीज़ होती है, जो आपकी स्मृति होती है, जो आपकी यादें होती हैं, वही चीज़ स्टोर करने वाली होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है, क्षेत्र सिद्धांत जो है भैया, क्षेत्र सिद्धांत, ये कोई एरिया वाला सिद्धांत नहीं है, ये क्षेत्र सिद्धांत है। निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है भैया। तो ये कौन से वर्ग का सिद्धांत में आएगा। तो ये जो वर्ग होगा, मतलब ये किस श्रेणी का सिद्धांत है, क्षेत्र सिद्धांत, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो हमारा यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत। जो गेस्टाल्टवादियों ने सिद्धांत दिया था उसके अंतर्गत ये क्षेत्र सिद्धांत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा एकदम 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, डैश बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। ठीक है, डैश बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग इसको स्टार मार्क कर दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू यूपी टेट पेपर। तो भैया जो डैश बैटरी है का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। तो भैया बुद्धि की मापन के लिए जो एक बैटरी का प्रयोग किया जाता है, भाटिया बैटरी भी इसे कहते हैं। इसका जो इस बैटरी को बनाने वाले थे उनका नाम क्या था, CM भाटिया। थोड़ा सा अजीब सा नाम है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा यहाँ से। CM भाटिया जो थे, इन्होंने 1955 में इस बैटरी का मतलब उपयोग किया था। किस चीज़ के लिए उपयोग किया था, बुद्धि के मापन के लिए उपयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी यहाँ से एकदम करेक्ट आंसर हो गया फ्रेंड्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं आप सभी को करा रहा हूँ,
तो फटाक से इस वीडियो को क्या कर दीजिए, फटाक से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको भी आप लोग स्टार मार्क कर दीजिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही कई बार रिपीट भी हो जाते हैं, तो आप लोग इसको सीरियसली लीजिए, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिए और इसको अच्छे से समझ लीजिए। पहले क्या कह रहा है, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था भैया। जो अभिक्रमायोजित जो अधिगम था, इस टाइप का अधिगम जो होता है अभिक्रमायोजित यानी क्रम से सीखने का जो अधिगम होता है वो किसने दिया था, तो ये दिया था आपका स्किनर साहब ने दिया था। ठीक है, अभिक्रमायोजित का जो सीखने का सिद्धांत था वो स्किनर साहब ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं। तो भैया ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो इसको। व्यवहारिक क्षमताओं में अगर आपका कोई स्थायी परिवर्तन हो रहा है और वो किस चीज़ का परिवर्तन है, आपके अभ्यास का परिणाम है, तो उसे हम अधिगम कहते हैं। क्योंकि आप कुछ नई चीज़ सीखते हो तो उससे क्या होता है, आपकी जो व्यवहार में कुछ चीज़ें परिवर्तन होती हैं तो वो किससे होती है, वो अधिगम के द्वारा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका 100% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ये तो। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है भैया। तो संज्ञान जो है, संज्ञान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ पे यूपी टेट की पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ से। तो संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है, तो संज्ञान जो है गिलफोर्ड के सिद्धांत का एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ से 100% राइट आंसर हो जाएगा। तो संज्ञान जो है किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है, वो गिलफोर्ड के सिद्धांत का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। संवेग का कौन सा सिद्धांत जो होता है इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक जो अनुभव है वो संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सक्रियता का सिद्धांत ऐसा मानता है कि जो आपके संवेगात्मक अनुभव है वो संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है। तो ये कौन मानता है, ये सक्रियता का सिद्धांत आपका मानता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुंठा। किसी इच्छा अगर आवश्यकता में आपकी पूरी नहीं होती, रुकावट आती है तो उसको क्या बोलते हैं, कुंठा बोलते हैं। और कुंठा क्या है, एक तरीका संवेग है। और टोटल संवेग हमारे कितने होते हैं, टोटल जो संवेग होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, 14 होते हैं मैकडूगल के हिसाब से। तो ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा, टोटल संवेग कितने होते हैं, 14 होते हैं अकॉर्डिंग टू मैकडूगल। तो लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है आपका स्क्रीन पर। कोहल वर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है भैया। कोहल वर्ग का सिद्धांत है किस विकास से संबंधित है। तो कोहल वर्ग ने एक सिद्धांत दिया था नैतिक विकास का। ठीक है, नैतिक विकास का जो 10 से 16 साल के बच्चों पे लागू होता है। 10 से 16 साल के बच्चों के लिए नैतिक विकास बहुत ज़रूरी होता है। जो कोहल वर्ग का सिद्धांत एक है नैतिक विकास का सिद्धांत, इन्होंने दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो फटाक से इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपको कुछ भी चीज़ें समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, तो उसको मैं ज़रूर से ज़रूर आपका आंसर दूंगा। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड तब तक के लिए पढ़ते रहिए।